ए और ए ने बी को दिया है, बी जो है वो टीनेंट है, वो 2 साल रहा है और तीसरा साल और चौथा साल कोई भी टीनेंट नहीं आया, तीसरे साल वो चला गया अगर बी, और 5वें साल में जाके एक नया टीनेंट आया तो बीच में गैप आ गया ना। मिसाल के तौर पे अगर ए के पास प्रॉपर्टी है और उसने बी को रेंट पे दी है और बी ने 1 साल 1 to 2 ईयर्स तक उसको प्रॉपर्टी को अवेल किया है और 3 and 4 ये जो 2 साल आ जाएंगे इसके अंदर वो 3rd में चला गया है और 3 and 4 में कोई टेनेंट नहीं आया, जो नेक्स्ट आया वो 5th में जाके आया, तो ये 2 साल का बीच में गैप आ गया। ठीक है, तो एक स्टूडेंट का कल सवाल था, मुझे अभी याद नहीं किसका था, कि उन्होंने कहा था कि जो हम माइनस करेंगे 5वें साल में जो नया आएगा और वो एक नॉन एडजस्टेबल एडवांस लेके आएगा तो हम क्या स्टिल वो पिछली फिगर्स को माइनस करेंगे? तो बिल्कुल हम करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ा था कि नॉन एडजस्टेबल एडवांस 10 साल तक 10 ईयर्स पे करते हैं ना डिवाइड, तो 10 साल के अंदर अंदर कोई नया टीनेंट आता है तो वो पिछली अमाउंट जितनी चार्ज हो चुकी होगी इनकम को उतनी उसमें से माइनस करेंगे। अगर ये नया टीनेंट यहाँ 5वें की जगह आता 11वें साल में फिर ना करते। ठीक है, क्लियर है बात? फिर वही जो ये अमाउंट लेके आएगा उसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे। सही है, अगर वो 11वें साल में आएगा फिर हम उसको ऐसे नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो पहला जो था पहले साल में आया बी और जो यहाँ पे 5वें साल में सी आया तो वो ये जो नया नॉन एडजस्टेबल एडवांस लेके आया होगा तो ये जो पहले 2 सालों में हमने चार्ज किया है उसको माइनस करके फिर इसकी अमाउंट को डिवाइड बाय 10 करेंगे। ठीक है, लेकिन नॉर्मली आई कैप ऐसा पूछता नहीं है गैप्स के साथ। मेरे जहन में अभी कोई सवाल वैसे है नहीं, वो वही पूछता है कि 1 साल में गया और उसी साल में आ गया, क्योंकि मकसद आई कैप का आपकी ये टैक्स की ट्रीटमेंट को चेक करना है, ना कि ये चेक करना कि बीच में गैप्स आ गए कि नहीं आ गए। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट यही है कि अगर 10 साल के अंदर अंदर नया टीनेंट आए और वो नॉन एडजस्टेबल एडवांस लेके आए तो हमने उसमें वो अमाउंट जो पहले चार्ज कर चुके हैं इनकम में वो लेस कर देनी है। और अगर 11वें साल में जाके नया टीनेंट आए और नॉन एडजस्टेबल एडवांस लेके आए तो फिर वो जो लेके आएगा उसी को डिवाइडेड बाय 10 करना, पिछले वाले का उससे ताल्लुक नहीं रहेगा। सही है, तो नॉर्मली ये इस तरह का क्वेश्चन वैसे मेरे जेहन में नहीं है कि आई के हमने कोई ये सब पूछा भी हो। पहली बात जी, अगर जो ऑनर ने फिर नेट एडजस्टेबल अमाउंट दी होगी तो फिर वो किसने दी होगी पहले ये बताएं? जो टैक्स के तौर पर दी होगी, ये 2 साल टीनेंट रहा हमारे पास और नॉन एडजस्टेबल अमाउंट दी और आपने ऑनर तो नहीं नॉन एडजस्टेबल देता, टीनेंट देता है। और फिर जो हम लोग लास्ट में 10 इयर्स के बाद आया तो हम लोग माइनस नहीं करेंगे क्योंकि पिछले के 10 साल हो जाएंगे ना पूरे, और रिफंड करेंगे जो सारा ही करेंगे जितना हम लोग नॉन एडजस्टेबल अमाउंट नहीं होगी। हाँ, लेकिन हम अपने टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि वो हम उसको जो नया आएगा ना, जो नया पर्सन उसको तो हमने उसका अमाउंट पूरी वापस कर देनी है। जो पहले से ली होगी ना वो जो नए से पैसे लेंगे वो उसको उसकी वापस कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमने जो इनकम में चार्ज करना है वो अगर 10 साल के अंदर अंदर आएगा तो वो चार्ज करेंगे, एडजस्ट करेंगे, अगर वो 10 साल के बाद आएगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, ट्रीटमेंट वही है जो कल पड़ी है, जस्ट अगर गैप आ जाता है तो ये देखना है कि 10 साल के अंदर अंदर गैप है पहली अमाउंट मिलने के, तो अगर उसके अंदर अंदर गैप है तो उसको एडजस्ट करेंगे, अगर उसके अंदर गैप नहीं है तो एडजस्ट नहीं करेंगे। सिंपल एज दैट, ट्रीटमेंट कल वाला ही है। और ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग भी ना बनाएं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस तरह आई कैप के क्वेश्चन में मैंने गैप्स वाले क्वेश्चंस नहीं देखे, शायद कोई एक आधा आया हो, क्योंकि मकसद उसका ट्रीटमेंट चेक करना होता है। एक ये क्वेश्चन था कल आपका, दूसरा एक और स्टूडेंट किया था, लगता आज वो छुट्टी पे है, कि अगर अमाउंट थोड़ी हो नेक्स्ट आने वाले से तो हमने ये एक बार याद रखनी है, कभी भी फिगर नेगेटिव में नहीं लेके जानी। ठीक है, हाँ, वो 0 हो जाएगी, सिंपल एज दैट। अगर आने वाले की अमाउंट थोड़ी है और वो एडजस्टमेंट में डाल के माइनस वाली फिगर ज़्यादा बन रही है तो वो 0 तक जाएगी, उससे ऊपर नेगेटिव में कभी भी नहीं जाएगी फिगर। ठीक है, तो इस वजह से वो भी नेगेटिव में नहीं लेके जानी। सही है।
और किसी का कोई क्वेरी इसके ऊपर बताएं? ये सर ये चेक ना या 3 शू है इधर किसी के पास? इसमें तो नहीं लगेगा, ऑफिस में चार्जिंग पे लगाना है। ठीक है जी। सर अगर कोई टेनेंट 10 साल से ज़्यादा रहा हो तो जो नॉन एडजस्टेबल एडवांस है वो 10 साल तक ही, हाँ 10 साल तक ही रहेगा। हाँ जी, फिर अगर वो 10 साल से ज़्यादा रहा है तो अगले साल में नहीं अगले साल नहीं करेंगे। हमने जब उसको पढ़ लिया कि हमने जिस साल वो आया और 9 साल 10 सालों तक ही मैक्सिमम उसे लेके जाना है, उससे ज़्यादा, क्योंकि ये एक उसने मुश्किल बात है कि जी टैक्स वाले भी समझते हैं कि जी 10 साल से ज़्यादा किसी एक टेनेंट का रहना ज़रा मुश्किल बात है। वो 10 साल एक को अलाउ कर दिया, ये बड़ी बात है। उसके बाद हो सकता है कोई नया ही आएगा। तो 10 ईयर्स का टाइम स्पेन वो अपनी तरफ से समझते हैं कि बहुत ज़्यादा उन्होंने दे दिया है। इनकेस कोई रह जाएगा तो बस ठीक है, फिर रह जाएगा, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं, वो नॉर्मल चलता रहेगा। लेकिन हमने उसे 10 ईयर्स के ऊपर ही एलोकेट करना। अच्छा जी, अभी तक जो हमने चीज़ें पढ़ी, कल मैंने आपको बताया था कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के अंदर हम इनकम का जो वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है जो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स और लेस डिडक्शंस। अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स से मतलब इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में रेंट चार्जेबल टू टैक्स है। अगर हम बिजनेस में आ जाएंगे तो अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स से मतलब है जो रेवेन्यू जो सेल्स में हम कमाते हैं वो है। तो इसमें जो रेंट चार्जेबल टू टैक्स है उसके अंदर कल हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपका रेंट लैंड से आ रहा है या आपका बिल्डिंग से आ रहा है, लैंड से अगर आ रहा है तो इसमें रेंट भी शामिल है, इसमें फोरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल है, और अगर बिल्डिंग से आ रहा है तो इसमें रेंट भी शामिल है, इसमें फोरफिटेड डिपॉजिट भी शामिल है और नॉन एडजस्टेबल एडवांस भी शामिल है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट हमारा अभी तक क्लियर हो गया। हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली। अब हम बात करेंगे कि रेंट चार्जेबल टू टैक्स में डिडक्शंस कौन कौन सी अलाउ हैं, डिडक्शंस, ताकि हम कौन सी इनकम जो है वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में कौन सी अमाउंट लेके जाते हैं। एक बात तो आप लोगों को समझ लग गई होगी कि जो टैक्सेबल इनकम की जो फिगर बनती है जिसमें इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, बिजनेस और अदर सोर्स आता है, दैट इज बेस्ड ऑन दी नेट इनकम। ऐसे ही है ना, सैलरी के अलावा, सैलरी में कोई खर्चा अलाउ नहीं है, सैलरी के अलावा वो किस पे बेस कर रही है, नेट के ऊपर, क्योंकि हम डिडक्शंस करते हैं ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में भी डिडक्शन करते हैं, प्रॉपर्टी में भी करते हैं, बिजनेस में भी करते हैं, कैपिटल गेन में भी देखेंगे कोई आती है कि नहीं आती। बहरहाल जिसमें डिडक्शन आती है हमने वो इनकम कमाने के लिए, वो पैसे कमाने के लिए जो खर्चा किया होता है वो उसमें से लेस करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात याद रखिएगा कि टैक्सेबल इनकम कमाने के लिए, टैक्सेबल इनकम में जो इनकम आती है दैट इज बेस्ड ऑन नेट इनकम। कुछ इनकम्स हम पढ़ेंगे जो कि ग्रॉस ही लेके जानी है लेकिन वो टैक्सेबल इनकम में नहीं आएंगी, वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद अपने कॉन्सेप्ट्स को रिफाइन करेंगे और मज़ीद इनकी इन डिटेल में जाएंगे। अभी तक ये बातें याद रखने की है ताकि जब मैं वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँ आपको ये क्लियर हो। तो अभी तक ये बात याद है कि टैक्सेबल इनकम बनाने के लिए जो इनकम आती है दैट इज नेट इनकम। ठीक है, अच्छा नेट इनकम कैसे, अमाउंट चार्जेबल टैक्स लेस डिडक्शन। डिडक्शंस में जनाब हम सबसे पहले बात करेंगे, पहले मैं आपको कुछ टाइप्स बता दूं डिडक्शंस की। डिडक्शंस में जो एक सबसे पहली है दैट इज रिपेयर अलाउंस। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ बुक में लिखा हुआ है, फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, एक है इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस कोई कराई, रिपेयर अलाउंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, एक आपकी आ जाती है इसके अंदर ग्राउंड रेंट, ग्राउंड रेंट आ जाता है। ठीक है, एक इसके अंदर आपका इंटरेस्ट ऑन अमाउंट बोरोड,
इंटरेस्ट ऑन लोन, ये इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, और फिलहाल यही मेरे जेहन में आ रही है, मजीद अभी बुक खोलेंगे तो साथ एक एक आ जाएगी, जेहन में आ जाएगी। हाँ, इसके अंदर एक आती है कलेक्शन रेंट, कलेक्शन या एडमिन एक्सपेंस। फिर एक इसमें लीगल के नाम से भी आती है, लीगल एक्सपेंसेस। ये इसकी बेसिक मेन है, अभी और भी एक दो और भी हैं, लेकिन जो बेसिक है वो ये है। सबसे पहली आज हम जो है वो चेक करेंगे, दैट इज रिपेयर अलाउंस। रिपेयर क्या है? आपने जो घर रेंट पे दिया, उस घर से वो इनकम जनरेट करने के लिए, रेंटल इनकम जनरेट करने के लिए, नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स में घर की रिपेयर करवाना किसकी जिम्मेदारी होती है? मालिक मकान की, ठीक है। वो जो टीनेंट होता है वो कहता है ना कि यार ये पेंट खराब हो गया है, ठीक है, ऊपर टैंकी फट गई है, प्लास्टिक की है तो फट गई है, पाइप खराब हो गए हैं, तो भाई जी रिपेयर करा के दे, सही है। तो ये वो रिपेयर, उसको मेंटेन करने का जो खर्चा करेगा ऑनर, वो क्या आ जाएगा? रिपेयर एक्सपेंस में आ जाएगा। लेकिन आपने एक बार याद रखनी है, यहां जो लॉ में वर्ड यूज किया है, दैट इज नॉट रिपेयर एक्सपेंस। ये क्या वर्ड यूज कर रहा है? रिपेयर अलाउंस। इट मीन्स कि रिपेयर एक्सपेंस इज समथिंग डिफरेंट एंड रिपेयर अलाउंस इज समथिंग डिफरेंट। लॉ ये कहता है कि आपको आपकी इनकम पे रेंट चार्जेबल टू टैक्स पे, अगर एक मिस्टर ए है और मिस्टर ए ने अपना जो घर है वो 15,000 रुपये पे पर मंथ पे दिया हुआ है, रेंट पे दिया हुआ है, तो ये आ गया जी 15,000 इंटू 12, कितना बन गया जी? 1,50,000 और 1,80,000, 1,80,000 बन गया ना। कैलकुलेटर करेंगे ना, किया करें यार, ये छोटी छोटी कैलकुलेशन खुद किया करें। 1,80,000 बन गया ना, ठीक है। तो आरसीटी मेरा क्या बन गया? रेंट चार्जेबल टू टैक्स। मैंने अभी और कुछ नहीं लिया, एफएफडी नहीं लिया, ये नहीं लिया, सिर्फ ये लिया। तो आरसीटी मेरा बिल्डिंग के केस में क्या बन गया? रेंट 1,80,000 साल का, लेस रिपेयर अलाउंस। रिपेयर, मैं अभी सिर्फ रिपेयर अलाउंस लिख रहा हूं, रिपेयर अलाउंस लेस, क्योंकि लॉ ने कहा मुझे डिडक्शन अलाउ है रिपेयर अलाउंस, तो मैंने पहली डिडक्शन यहां लिख दी रिपेयर अलाउंस। अच्छा, मजे की बात क्या है, टीनेंट जो मालिक मकान है वो ये कहता है कि एक साल में अपने इस घर के पोर्शन को मेंटेन रखने का रिपेयर का खर्चा मेरा आ रहा है 30,000 रुपया। मेरा जो एक्चुअल में जो खर्चा आ रहा है रिपेयर एक्सपेंस, वो कितना आ रहा है? 30,000 रुपीज। एक्चुअल में कितना खर्चा आ रहा है? 30,000 रुपीज। लॉ ये कहता है कि भाई मुझे कोई गर्ज नहीं कि तुम्हारा एक्चुअल में क्या खर्चा आ रहा है, ठीक है। तुम्हारा जो एक्चुअल में एक्सपेंस है मुझे उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जितना तुम्हारा आरसीटी है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स, मैं तुम्हें उसका 1/5 अलाउ कर रहा हूं एज ए रिपेयर अलाउंस। तो रिपेयर अलाउंस जो मुझे अलाउ होगा, दैट इज 1/5 ऑफ आरसीटी, रेंट चार्जेबल टू टैक्स का 1/5। तो 1,80,000 का 1/5 क्या बना? 36,000। 36,000, ठीक है जी। एक्चुअल में मेरा कितना खर्चा था? 30,000। अलाउ मुझे कितना हो गया? 36,000। अगर वो ये कह देता कि जी मेरा साल का घर को मेंटेन कराने का जो एक्चुअल खर्चा है
दैट इज 50,000। तो लॉ ने क्या कहा था कि मैं तो तुम्हें 1/5 ऑफ RCT अलाउ कर रहा हूं एज ए डिडक्शन। तो एक्चुअल में 50 हुआ, अलाउ कितना हुआ? 36। ठीक है, एक्चुअल में 20,000 हुआ, अलाउ कितना हो गया? 36,000। एक्चुअल में मेरा हुआ ही कुछ नहीं, तो अलाउ कितना हो गया? 36,000। ठीक है, यानी कि टैक्स वालों, इसलिए यहां पे जो वर्ड यूज किया है दैट इज अलाउंस। जो वर्ड यहां यूज है वो अलाउंस का यूज है, ना कि जो वर्ड यहां यूज है वो एक्चुअल एक्सपेंस का है। नहीं चल रहा, ये उसे कहना यार जरा चला दे। नहीं चल रहा है लेकिन वो उसमें ना इंसर्ट नहीं हो रहा। ठीक है जी, तो सबसे पहली एडजस्टमेंट डिडक्शन दैट इज रिपेयर अलाउंस विच इज 1/5 ऑफ RCT, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। यार ये लगा देना काइंडली, वो ना उसमें हो नहीं रहा। दैट इज 1/5 ऑफ RCT, रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इस अलाउंस का मेरे एक्चुअल खर्चे से ताल्लुक कोई नहीं है, हमेशा याद रखिएगा। इसका मेरे एक्चुअल खर्चे से ताल्लुक कोई नहीं है। इसका मेरा सिर्फ आपने RCT देखना क्या बन रहा है और उसको इसमें चार्ज कर देना। इसमें थोड़ी सी और मजीद इसके अंदर क्लैरिफिकेशंस हैं। रिपेयर अलाउंस जो होगा वो हमेशा किस सूरत में अलाउ होगा? लैंड की रिपेयर होती है कोई? नहीं होगी। ठीक है, तो हमेशा आपने याद रखना है कि जो रिपेयर अलाउंस का डिडक्शन है वो मुझे हमेशा बिल्डिंग के RCT में से लेस करने की इजाजत है। अगर लैंड का RCT हो, लैंड का रेंट हो या लैंड का फोरफिटेड डिपॉजिट हो, उसमें से मुझे रिपेयर अलाउंस लेस करने की इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर मिस्टर ए है, उसके पास एक घर है और एक उसके पास लैंड है, ओपन प्लॉट है। घर भी उसने रेंट पे दे दिया और ओपन प्लॉट भी पार्किंग वालों को रेंट में दे दिया। अब रिपेयर अलाउंस में किस वाले रेंट में से माइनस करूंगा? घर वाले रेंट में से माइनस करूंगा, ओपन प्लॉट वाले में से माइनस नहीं करूंगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर मजीद एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है कि रिपेयर अलाउंस को हमने कब माइनस करना है। ठीक है जी, इसमें कोई चीज़ समझने वाली तो बताएं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती कर लेते हैं, क्योंकि ICAB भी टेस्ट करता है ना, वो रिपेयर का खर्चा बताता ही नहीं है। तो जब रिपेयर का खर्चा नहीं बताता तो स्टूडेंट समझता है शायद रिपेयर का खर्चा मैंने लेस करना ही नहीं है। तो जब उसने नहीं भी बताया, मेरा खर्चा ही 0 हुआ है, तो मुझे तब भी 1/5 ऑफ दी RCT रिपेयर अलाउंस डिडक्ट करने की इजाज़त है। तो वो इसमें एक आधा नंबर जो है वो स्टूडेंट का एमी जो है वो ख़त्म हो जाता है, जिसका फिर उन्हें नुकसान होता है। मैं एक मिनट ज़रा बुक भी ओपन कर लूँ।
अगर आप अपनी बुक्स पे आए तो पेज नंबर 53 था ना, हाँ जी 55, उसके अंदर डिडक्शंस पे आए, पेज नंबर 55 के ऊपर ये डिडक्शंस हैं। और इसके ऊपर जो सबसे पहली डिडक्शन है वो यही लिखी है, रिपेयर अलाउंस 1/5 ऑफ द चार्जेबल रेंट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, दिस अलाउंस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल एक्सपेंस ऑन रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। एक्चुअल एक्सपेंस से हटके है, एक्चुअल एक्सपेंस हो ना हो, ज्यादा हो कम हो, हमने इसका पूरे का पूरा 1/5 ही लेस कर देना है। लेकिन बात देखिए उन्होंने भी आगे बिल्डिंग लिखा है, लैंड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, तो इसलिए ये लैंड पे चार्ज नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट, इंश्योरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग। इंश्योरेंस करवाई है आपने बिल्डिंग की, ये भी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, इंश्योरेंस करवाई है आपने बिल्डिंग की, तो ये वाला जो खर्चा होगा इंश्योरेंस का वो मुझे एक्चुअल लेस करने की इजाजत है, उसमें अलाउंस में मैं नहीं जाऊंगा। अगर उसने लिख दिया है कि इंश्योरेंस का एक्सपेंस किया है, उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, दैट इज 6000 पर एनम, तो मैं पूरे का पूरा 6000 का इंश्योरेंस का खर्चा, बिल्डिंग को इंश्योर्ड कराने का जो खर्चा है सालाना या महीने का, जो भी क्वेश्चन में दिया हो, वो सारे का सारा लेस करने की इजाजत है। लेकिन याद रखना है ये भी बिल्डिंग की बात कर रहा है, लैंड की बात नहीं कर रहा। लैंड में ये एक एक्सेप्शन ये आगे इस बुक में दी हुई है, इंश्योरेंस फॉर लैंड इज नॉट अलाउड बट इंश्योरेंस फॉर लैंड अगेंस्ट वाटर लॉगिंग इज अलाउड। ठीक है, नॉर्मली जो होती है वो लैंड की इंश्योरेंस नहीं अलाउ होती, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर लैंड की इंश्योरेंस आपने वाटर लॉगिंग के लिए कराई हो, इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे कि वाटर लॉगिंग कहते हैं किसे हैं। ये मेरे ख्याल से आईकेपी किसी बुक के अंदर, आईकेपी किसी क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हुआ है। तो ये पानी के निज़ाम को मे भी कहते हो कि जी आपने जो नहरी निज़ाम करवाया होता है उसके लिए आपने उसको इंश्योर करवाया, ज़मीन के ऊपर जो करवाया होता है। तो अगर आपने जो वाटर लॉगिंग के अगेंस्ट इंश्योरेंस कराई है लैंड की, सिर्फ वो अलाउ है, उसके अलावा जनरल इंश्योरेंस नहीं अलाउ। इसको मजीद जब क्वेश्चंस करेंगे तो और इन डिटेल में देख लेंगे। जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि इंश्योरेंस आपकी बिल्डिंग की अलाउ है, लैंड की नहीं अलाउ, अनटिल अनलेस ये लिख दिया हो कि वो वाटर लॉगिंग के लिए। थर्ड पॉइंट, प्रॉपर्टी रिलेटेड टैक्सेस इंक्लूडिंग ग्राउंड रेंट पेएबल टू गवर्नमेंट अथॉरिटीज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी टैक्स, ये मैंने यहां पर नहीं लिखे थे, प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? कोई किसी को कोई हिंट हो इस बारे में, प्रॉपर्टी टैक्स क्या होता है? 5 मरले से बड़े घर पे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और कुछ जगहों पे शायद 5 मरले पे भी होता हो, अगर वो एरिया वाइज देखते होंगे ना। जो हर घर है, अगर नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके सिटी के पोश एरियाज हैं उनके अंदर जो घर होते हैं उनके ऊपर ये प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे फैसलाबाद में जो एरियाज अच्छे होंगे, लाइक पैराडाइज आ गया, ठीक है, पीपल्स कॉलोनी वाली साइड आ गई, जहाँ पुराने और बड़ी फेयर मार्केट वैल्यू जहाँ बहुत अच्छी है इस टाइम घरों की, तो ये प्रॉपर्टी टैक्स उनके ऊपर लगता है। गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो कहती हैं जी आपका कनाल का घर है तो मरले के लिहाज से ये रेट है और आपकी लोकेशन के लिहाज से इतना प्रॉपर्टी टैक्स आप गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा कराएं। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। तो प्रॉपर्टी पे टैक्स देना अलाउएबल एक्सपेंस है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में उसने बता दिया हो कि जी प्रॉपर्टी टैक्स दिया है तो एक्चुअल बेस पे दैट इज अलाउएबल, बेशक वो 1000 रुपया हो, 6000 हो, सॉरी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पे टैक्स देना दैट इज एन अलाउएबल एक्सपेंस। ओके, एक बात जो स्टूडेंट को यहां कंफ्यूज करती है, प्रॉपर्टी टैक्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स। ठीक है, इनकम टैक्स क्या है? जो टैक्सेबल इनकम के ऊपर हम इनकम टैक्स निकाल रहे हैं वो इनकम टैक्स है, वो टैक्स नॉट अलाउड है। अगर क्वेश्चन में उसने दे दिया कि इनकम टैक्स इतना पे किया है तो भाई वो खर्चों में से लेस नहीं करना। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स आपकी प्रॉपर्टी पे टैक्स है तो वो अलाउएबल एक्सपेंस। इसके आगे बेशक लिख ले
कि इनकम टैक्स के अलावा दिए गए टैक्सेस अलाउ हैं, लाइक प्रॉपर्टी टैक्स एंड अदर टैक्सेस। एक इसके अंदर और वर्ड यूज किया है जिसे हम ग्राउंड रेंट कहा गया है कि ग्राउंड रेंट जो है दैट इज आल्सो एन अलाउएबल एक्सपेंस। अच्छा, ग्राउंड रेंट क्या होता है? ग्राउंड रेंट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लफ्जी तो यही मतलब है। ग्राउंड रेंट हम कहते किसे? इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। सिंपल सी बात ही है, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मिस्टर ए है, इसकी थी जमीन, ठीक है, ए की थी जमीन, ए ने अपनी ये जमीन दे दी बी को रेंट पे। ए की जमीन थी, ये जमीन इसे किसको दे दी? बी को। बी ने ए की जमीन पे घर बना लिया, सही है? जमीन किसकी? ए की। इस जमीन पे घर किसने बना लिया? बी ने। बी ने ये घर उठा के रेंट पे दे दिया सी को। बी ने ये घर उठाया और रेंट पे दे दिया सी को। बी क्या कर रहा होगा? बी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनना है। बी क्या कर रहा होगा? सी से अपने घर का रेंट ले रहा होगा। इसका ऑनर है ना भाई, इसका ऑनर है कि नहीं है? बी ऑनर ही है ना। सी से रेंट ले रहा होगा और जमीन के रेंट दे रहा होगा ए को। ऐसे ही कर रहा होगा ना। बी जो है, सी बी को रेंट दे रहा होगा घर का, और बी क्या कर रहा होगा? ए को रेंट दे रहा होगा किसका? जमीन का। अब अगर मैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, बी सालाना रेंट कमा रहा होगा, रेंटल इनकम बन गई ना। इस बी को अलाउ है ग्राउंड रेंट लेस करना अपने घर के रेंटल इनकम से। इस बी को अलाउ है जो जिस जमीन पे घर है उस जमीन का रेंट जो वो ए को दे रहा है वो लेस करने की इजाजत है। लगी समझ? भाई लगी समझ ना? ये इसी तरह बना ले इस क्वेश्चन के आगे अपने। ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता तो घर कहाँ जाएगा? मैंने कहा था ज्यादा तफसील में भी नहीं जाना, जाऊंगा मैं ज्यादा तफसील पे, आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, ठीक है? आपकी सारी क्वेरीज का इंशाल्लाह जवाब होगा रेलेवेंट क्वेरीज का जिन्होंने आपको एग्जाम पास करवाना है, ठीक है? करेंगे इंशाल्लाह आपसे सारा कुछ आपको आहिस्ता से क्लियर है। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करें जरा, ठीक है? उसमें जो ट्विस्ट होते हैं ना वो हम आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो बी के लिए रेंटल इनकम आ रही होगी सी से, उसकी रेंटल इनकम में से उसको ग्राउंड रेंट का एक्सपेंस लेस करने की इजाजत है, और वो ग्राउंड वो वाला जो ए को वो दे रहा होगा, ठीक है? इसे हम कहते हैं ग्राउंड रेंट एक्सपेंस। जी लिख लिया है? ये बुक के साथ ना इस तरह की छोटी छोटी चीजें लिख लिया करें पॉइंट्स के साथ, ताकि आप लोगों को कल याद रहे
कि हम लोगों ने यहाँ पे कुछ पढ़ा था और हमने यहाँ कुछ पढ़ाया था।